तो जैसे सिद्धार्थ ने पॉइंट बिल्कुल रखा कि एक वो डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट कहीं ना कहीं रिमूव होगा, तो ऑब्वियसली सब कुछ तुम दोनों ने कवर कर लिया है। भोसड़ी वालों, मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें। कंटेंट। So welcome back to the Highway Pods episode 2. आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। ये बहुत बड़ा चेंज आया है अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन जो भी बोलते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं निकेश से। निकेश भाई थोड़ा सा ब्रीफ दे कि क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एनईपी जो काफी पॉपुलर था, जो क्या बोलते हैं, जिसके मतलब हैशटैग एनईपी जो ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा था, ये मतलब आफ्टर लाइक 34 इयर्स हमारा ये रिफॉर्म आया है। ये 1984 के बाद ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो जुलाई 29 को पास हुई थी। इसे यूनियन कैबिनेट ने पास किया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ मिलके, with HRD मिनिस्ट्री, और हमारे प्रधानमंत्री ने इसे खुद अपने मतलब हाथों से या समझ ले उन्होंने खुद इसे पास किया था। मतलब तू समझ ले कि प्रधानमंत्री का भी इस पे कंसेंट शामिल है। आगे मैं तो अब एनईपी के ऊपर बात, देख जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी हम उससे गुजर चुके हैं। लाइक हम लोग कॉलेज में 3rd ईयर में अभी, तो हम लोग उससे गुजर चुके हैं। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उस पे क्या है, क्या नई चीज है, क्या नई चीज नहीं है, मतलब क्या अच्छी चीज है। उससे पहले एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो मैं तुम दोनों से पूछना चाहूंगा यार। तुम्हारी स्कूल लाइफ में स्पेसिफिकली अगर मैं 11th-12th की बात करूं या हम पहली क्लासेस की भी बात करें, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो तुम पढ़ना चाहते थे बट स्ट्रीम चूज कर ली ठीक है। तो निकेशन तो जैसे कि बोला बायो, ठीक है, तो ये वो अपने अंदर की गतिविधियों की वजह से ऐसा बोल रहा है, बट कहीं ना कहीं ऐसा कोई सब्जेक्ट जो तुम जेन्युइनली चाहते थे कि तुम पढ़ना चाहते हो इसके साथ 11th-12th में, बाकी सब्जेक्ट्स का, जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ कुछ साइंस का सब्जेक्ट या फिर साइंस सब्जेक्ट के साथ कुछ आर्ट का सब्जेक्ट। तो सिद्धार्थ। मैं यार हमेशा से ना फिजिक्स पढ़ना चाहता था। मैंने कॉमर्स ली थी 11th में, पर उसमें ऑब्वियसली पीसीएम लेने पे फिजिक्स होती है, तो फिजिक्स नहीं थी, मुझे फिजिक्स पढ़नी थी हमेशा से। केमिस्ट्री तो देख मैं कभी नहीं पढ़ता, ठीक है। H2O के अलावा कुछ नहीं आता, H2O भी पता नहीं क्या होता है। नहीं चल फिर बढ़िया बात है कि यार तूने नहीं करी, तू कर भी घूम रहा है, फिजिक्स का दिक्कत हो जाती है, हमारा 12th में परसेंटेज बिगड़ जाती यार। हाँ निकेश भाई, मुझे हमेशा से हिंदी पढ़नी थी भाई। हिंदी पढ़नी थी, काफी दिखता भी है नॉर्थ ईस्ट का हाल भाई। हिंदी तो पढ़ी थी मैंने। पता नहीं तू कौन से सोच साउथ में रहकर उसने हिंदी पढ़ी है। वही भाई मैंने ही पढ़ी थी। जिस तरीके से तू पोएट्री तूने लिखी थी हिंदी में, टाइप करके से देख के लगता भी है तुझे हिंदी पढ़नी चाहिए थी। भाई तो नेट के इशू। अगर आपको पता नहीं तो इसने पिछली वीडियो में पोएट्री पढ़ी थी, तो पिछली वीडियो जाके देख लो। अभी तक जाके देख। हाँ तो आगे बढ़ते थे। हाँ तो पीयूष भाई तू क्या पढ़ना चाहता था? हाँ यार मुझे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था कि साथ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ लूं, बट जो अकाउंट के जो क्या कहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट्स थे वही सारा उतने ही ढंग से हो पा रहे थे, तो बाकी तो क्या ही पढ़ता। तो वही घिस पिट के पास हो गया मैं। तो था ऐसा थोड़ा सा साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था, स्पेसिफिकली जैसे सिद्धार्थ ने बोला फिजिक्स में, पर पता था कि बस की नहीं है बिकॉज मैथ्स काफी खराब थी। तो ये था सीन। हाँ आगे निकेश तो हाँ मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, लाइक तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन 6 साल से लेकर 14 साल तक कंपलसरी है, वो देना ही पड़ता है हर बच्चे को। अब मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि 3 साल से लेकर 18 साल तक, लाइक अप टू क्लास 12, मतलब एक कंपलसरी एजुकेशन इन्होंने कर दी है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने एक दूसरा सबसे बड़ा कदम लिया है कि अब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा हमारा, मतलब जनरली इंग्लिश होता था, अब इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज बोलो या लोकल लैंग्वेज, इन सब पे फोकस किया कि इन सब में ही बच्चे सीख पाए, ठीक है। और फिर इन्होंने इस बार क्या किया कि
एडुकेशन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है। मतलब पहले क्या होता था कि एडुकेशन स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों की एक समझ लो मिली भगत थी जिससे वो चलाते थे, पर अब इन्होंने क्या सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है। तो इन्होंने एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है इसके लिए, ठीक है। जो एक सिंगल अम्ब्रेला रहेगा, जो सारे मतलब समझ ले सारे इंस्टीट्यूट सबको गवर्न करेगा, सिर्फ मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइक हमने हमेशा से ये देखा है कि टीचर्स हमें हमारे मार्क्स देते थे या ग्रेड्स देते थे, पर अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एक एकेडमिक बैंक इंट्रोड्यूस होगा फॉर क्रेडिट्स के लिए, जिससे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को खुद कर पाएंगे। ये मुझे काफी प्रोग्रेसिव स्टेप, लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर क्लास 12 तुझे खुद ही इवैल्यूएट करना पड़ता है कि तेरी परफॉर्मेंस कैसी है। कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं आएगा तेरे पास कि बताने के लिए कि तू कैसा कर रहा है लाइफ में। तो ये मुझे लगता है काफी मतलब फॉरवर्ड स्टेप है। उसके बाद फिर मैं ये वोकेशनल ट्रेनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को भी हेल्प करेगा, ये खुद को एनालाइज करना। हां और तेरा दूसरा बात जिससे मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल कोर्सेज कह लो, जो मतलब जिसमें मतलब बच्चों को मतलब समझे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, जैसे कि क्राफ्ट की हो गई, कारपेंटरी की हो गई, इलेक्ट्रिक वर्क की हो गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर पीयूष तुझे क्या लगता है इस बारे में कि ये जो वोकेशनल वाली चीज है ये कैसी है? यार कहीं ना कहीं वोकेशनल स्टडीज को जैसे इसमें एक चीज़ है कि 10 बैगलेस डेज भी इंट्रोड्यूस होंगे एवरी ईयर जो होगा, ठीक है। तो उसमें जो बच्चे हैं उन्हें 10 दिन जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जैसे इंटर्नशिप्स हो गई बेसिकली, या फिर ये हो गया तेरा क्या कहते हैं कारपेंटरिंग का काम हो गया जैसे कि तूने मेंशन किया, या फिर बेसिक काम जो होते हैं तो अभी हम देखते हैं यार, हमारे पेरेंट्स देखते हैं कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं पाओगे तुम ऐसे काम करोगे, तो ना एक वो हम उसे सोचते हैं कि यार ये काम ना थोड़ा नीचे वाला काम है, जो थोड़ा नीचे जो होता है ना लोग वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये काम हम खुद से स्कूल में करना सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें समझ आएगा कि नहीं यार हर काम जो है ना वो इक्वल है, बस सोच सही होनी चाहिए। तो यार ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है ये जो स्पेसिफिकली पॉलिसी में जो ये सेक्शन है ये कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को ठीक करेगा, जो बच्चों को जो हेल्प करेगा चीजें सीखने में डिफरेंट। तो वही है वोकेशनल ऑलवेज हेल्प लाइक दैट। हाँ ये तो काफी अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं। और मुझे एक और बात है कि जब हम लोग चिल्ड्रन की बात करते हैं तो अपन एक चीज भूल जाते हैं, मतलब चिल्ड्रन जो डिफरेंटली एबल्ड है, तो समझ रहे हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में हमेशा भूल जाते हैं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में शायद उनके बारे में भी ये एड्रेस किया कि जो चिल्ड्रन मतलब डिफरेंटली एबल्ड है, किसी भी तरह से फिजिकली ले ले या फिर तो मेंटली ले ले, उनके लिए भी अब क्या है कि अब वो फुल टाइम क्लासेस रेगुलर स्कूल अटेंड कर पाएंगे, ऐसा कुछ प्रोविजन बनाया जाएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो एक स्पेशल बाल भवन इंट्रोड्यूस करेगा, जिसमें ये स्पेशल बच्चे डे टाइम में जाके स्कूल अटेंड कर पाए। तो इससे क्या होगी ना, ये ज्यादा समझ रहे हो, ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मूव मुझे जो लगी, मतलब हम हमेशा कहते थे ना कि अगर देश का बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि हम हमेशा मतलब 1.7% 3% अपनी जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते थे। जैसे लाइक हमारी जीडीपी समझ ले $1 ट्रिलियन है, मुझे ज्यादा लगता है 70 लाख करोड़। तो 70 लाख करोड़ का हम 1.3% या 3% हम हमेशा देते थे। लेकिन 3%, लेकिन इस बार हम जो है 6% दे रहे हैं। मतलब मुझे लगता है ये काफी रेवोल्यूशनरी मूव है, ये मतलब काफी डेवलप कंट्रीज करती है जो हम कर रहे हैं। अब एंड बीइंग ए अंडर डेवलप्ड कंट्री, हम 6% देने की काबिलियत रख रहे हैं। तो अच्छा, और मैं चलो ये तो भाई ये तो मोटी बात हो गई कि क्या सही है क्या गलत, मतलब क्या है इस बारे में क्या नहीं है। पर मैं सिद्धार्थ से पूछना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो तू साउथ का है, तुझे पता है कि वहाँ हिंदी इतनी बोली नहीं जाती और इंग्लिश चलो आती होगी लोगों को, पर उन्होंने जो रीजनल लैंग्वेज की बात करी कि रीजनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करेंगे, तो तू एज ए मतलब अगर तूने कभी हिंदी नहीं पढ़ी और अब ये रीजनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर देंगे तो अब इंग्लिश में भी इतना जोर नहीं दिया जाएगा, तो तुझे क्या लगता है कि ये सही रहेगा अगर तू बाहर माइग्रेट करना चाहते, समझ ले बॉम्बे या फिर कोलकाता? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जहाँ पे हूँ मतलब शिवकाशी जहाँ पे हूँ मैं, वहाँ पे हमेशा ही तमिल में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। चेन्नई वन्नई का सीन मुझे पता नहीं क्योंकि वहाँ पे मैंने स्कूल पढ़ा नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो मुझे तमिल आती है, तो मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं हुई। पर 11th में जब मैं आया था ना, तब एक बच्चा आया था बैंगलोर से जिसको तमिल इतने अच्छे से नहीं आती थी,
तो वो बड़ा स्ट्रगल किया, ठीक है, यहाँ तमिलनाडु आके, क्योंकि सारे क्लास में तमिल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसको तमिल बिल्कुल आती नहीं, तो मतलब ये तो हमारे यहाँ पे पहले से ही था, तो इंग्लिश पे तो बिल्कुल नहीं जोर देते थे, कि ये नहीं कि भाई टीचर्स इंग्लिश में पढ़ा दे। मैथ्स भी मतलब जो प्लस माइनस है वो तो प्लस माइनस है ही, बाकी सब तमिल में बोल सर समझाते थे या सर ने। वो तो क्या दिखता भी है, तुझे देख के लगता भी है क्या है इंग्लिश में। बस वो इंग्लिश टीचर थी जो इंग्लिश में पढ़ाती थी, बाकी सब तमिल में ही पढ़ाते हैं। अच्छा चलिए, अच्छा हुआ इंग्लिश में पढ़ाती थी, दिक्कत जाती है। मैं इस बात पे एक बात बोलना चाहूंगा कि लाइक मैं और सिद्धार्थ दोनों स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, तो लाइक इंग्लिश एक ऐसा पार्ट था जिससे मतलब हम शायद कॉमनली, मतलब तुम समझ रहे हैं, मतलब हम बच्चों से बात कर लेते थे, क्योंकि हमें मराठी आती नहीं, और ना ही मुझे असमीज आती है अपनी स्टेट की, इसे अपनी स्टेट की लैंग्वेज आती है, बाकी स्टेट की हमें लैंग्वेज नहीं आती। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो मतलब शायद इंग्लिश पे इतना जोर ना दे शायद, हाँ, तो क्या एक कॉमन पॉइंट हट सकता है बच्चों के बीच में लाइक कन्वर्सेशन करने का, या फिर समझ ले कि जैसे इंडिया को अपन एक हब बोलते हैं आईपीओस का या बीपीओस का, जिससे मतलब क्योंकि इंडिया में काफी यूथ स्पीकिंग मतलब यूथ है जो इंग्लिश बोलती है, तो तुझे लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा उसमें? कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, ठीक है, जो इंग्लिश है उसे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन गई है जिसमें तुम बाहर कंट्रीज में तुम खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो यू कैन सर्वाइव, ठीक है। तो इनफैक्ट हमारी एनईपी जो है वो इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में ही है। तो इट्स एक्चुअली नाउ इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इंग्लिश पे अगर ऐसा हो रहा है कि इंग्लिश में हम मेजरली फोकस नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें शायद बच्चों को थोड़ा सा इफेक्ट भी कर सकता है। मेरे हिसाब से अपनी लैंग्वेज सीखना, खुद की लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज सीखना, वो भी जरूरी है, ठीक है, बट साइड बाय साइड इंग्लिश सीखना भी जरूरी है, बिकॉज देन यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ एट इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है। बिकॉज तुम किसी कॉलेज में जा रहे हो, स्पेसिफिकली अगर मैं सिम्बायोसिस की बात करूं, तो सिम्बायोसिस में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो टू कम्युनिकेट विद देम हमें इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, और उनको भी पता है कि उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए, तभी वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ यूनिवर्सल लैंग्वेज नाउ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हमारा यूथ इंग्लिश सीख रहा है साइड बाय साइड अदर रीजनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हमें जो बाकी कंट्रीज हैं जिसमें इंग्लिश को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, ठीक है, उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, जैसे चाइना हो गया या कोरिया हो गया, वहाँ पे इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेजेंटेशन लेवल है इंटरनेशनल लेवल पे, वो इंडियंस का कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, which is good for us. That's what I think. उसके पीछे एक सिंपल सा साइंटिफिक रीजन है कि इन्होंने 5th क्लास तक इसलिए रखा है क्योंकि जो एज ग्रुप है, ठीक है, तो आई गेस 10, 11, 12 तक का एज ग्रुप होगा, तो इस टाइम तक जो माइंड है वो डेवलप कर रहा होता है, ठीक है, तो पूरा धीरे धीरे डेवलप कर दो, साइंटिफिक रीजन है। तो जब माइंड डेवलप हो रहा है तो उसके सामने तुम जो चीजें रखोगे वो इजीली ग्रास्प कर पाएगा, क्योंकि वो तब सीख रहा है। वंस वो पूरा डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज सीख, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो बचपन में अगर मुझे कोई लैंग्वेज सिखाई जाती वो, या मैं महाराष्ट्र आ जाता बचपन में, तो शायद मैं मराठी सीख जाता, बट अब मेरे को 4 साल हो गए महाराष्ट्र में, और अभी तक मुझे 2 या 3 लाइन आती है मराठी में, और 3 या 4 गाली आती है, बस। तो, वो लाइन भी गाली बिना कोई मतलब नहीं है। मैं दूसरा सवाल तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने 6% ऑफ जीडीपी दी है, तुम्हें लगता है ये 6% ऑफ जीडीपी काम करेगी, एक हमारे एजुकेशन सिस्टम को और फायदेमंद करेगी? पीयूष? मैं बताता हूँ। देख यार, 6% जीडीपी अगर हम एजुकेशन देख, क्या होता है कि इस अभी तक हम 3% स्पेंड कर रहे थे, ठीक है, बट टू रिफॉर्म, टू ब्रिंग चेंजेस, मनी, पैसा लगता है, ठीक है। सो अगर हम एजुकेशन पे मनी स्पेंड कर रहे हैं, जैसे कि काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो एजुकेशन पे अपना काफी % जीडीपी स्पेंड करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर डेवलप्ड,
ठीक है। सो अगर हम एजुकेशन पे मेजरली फोकस करके हम एजुकेशन पे 3% से 6% पे जंप कर रहे हैं, अगर हम उसे स्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। नए टीचर्स आएंगे, टीचर्स मतलब बेसिकली और आएंगे, एजुकेशन जो बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन है उसका हेल्प मिलेगा, ज्यादा एजुकेशन मतलब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन बच्चों को जो वो सीखना चाहते हैं, जैसे कि जो कारपेंटर वाला काम हुआ है, तो ये सब फैसिलिटीज स्कूल्स में लानी पड़ेंगी ना, तो उसके लिए वी रिक्वायर मनी, ठीक है। तो जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हम जीडीपी का स्पेंड करके उसको एजुकेशन में डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अब इससे क्या होगा कि मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि जो फॉरेन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, उनको इंडिया में लाया जाएगा, उनको मतलब उनको अलाउ किया जाएगा, तुम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हो अपना इंडिया में, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई बाहर, फॉर एग्जांपल हार्वर्ड हो गई, ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड हो गई, मैं बैठा ऑक्सफोर्ड हो गई, तो वो इंडिया में आके खुद को मतलब खुद का कॉलेज ला सकते हैं। सो इससे कहीं ना कहीं जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे यहाँ आएंगे, और हमें मौका मिलेगा उनके साथ, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। इससे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, उनका ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं टूरिज्म में, अगर हम इसे फिर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टूरिज्म में बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज एंड दे विल स्पेंड मनी इन आवर कंट्री, ठीक है। तो वो इनफैक्ट जीडीपी बूस्ट अप करेगा। देन अगर बाहर देन सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो अगर जीडीपी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं यार बूस्टअप होगा हमारी कंट्री का, क्वालिटी जो एजुकेशन है बेसिकली वो इम्प्रूव होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतलब पीयूष ये बात कहना चाहता है कि मतलब जैसे कि अब तक हम सोचते थे हम लंदन जाए, हम यूएस जाए, हम कनाडा जाए पढ़ने के लिए, अब वहां के बच्चे सोचेंगे कि हम इंडिया है, मतलब इंडिया एक फॉरेन एजुकेशन हब बन जाएगा। और जो 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 मैं 6% ऑफ जीडीपी कह रहे थे, मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि सिंगापुर मतलब जिसकी एजुकेशन पॉलिसी मतलब काफी मानी जाती है, वो 20% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, और हम 20% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे जाता है उनका। चल सिंगापुर वाली बात हम चल आगे करते हैं, पर जो इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे मतलब अच्छी बात बोल लो या फिर सबसे मुझे मतलब प्यारी बात लगी या मुझे लगी काफी फॉरवर्ड है, वो लगती है कोडिंग वाली बात, कि इस बार कोडिंग इंट्रोड्यूस होगी एज ए सब्जेक्ट, मतलब बच्चों को कोडिंग करना सिखाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोडिंग काफी कुछ रेवोल्यूशनाइज करेगा देश में, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज है जो मतलब मेंटली तो हमें डेवलप करेगा ही, पर प्रैक्टिकली जो होता है ना, मतलब एक हमें सोचने की तरीका या फिर बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करेगा। सिद्धार्थ, तुझे क्या लगता है कोडिंग कैसे हेल्प करेगा बच्चों को, और कोडिंग क्या सक्सेसफुल हो पाएगा इस देश में? कोडिंग यार बहुत से यंग एज में सीखने से ना बहुत फायदे हैं। तो दुनिया के बहुत महान लोगों को देख ले, मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये सब बचपन में ही कोडिंग सीख लिए थे। मतलब 12-13 साल की उम्र में इन्होंने कुछ ना कुछ अपने बना ही लिया था कोडिंग करके। इंडिया में शायद वो चीज लैक करती है कि इंडियंस जो हैं, हम में से ही देख ले कितनों कोई कोडिंग आती होगी, बहुत कम लोगों को आती होगी। रेवोल्यूशनरी कुछ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल नया कुछ कर पाए। इंग्लिश का इशू आ रहा है इसलिए हिंदी में, इसलिए हिंदी में पॉडकास्ट है भाई। तमिल में बोलूं और अच्छे से बोल दूंगा। हाँ, तो हो सकता है कुछ रेवोल्यूशनरी नया आइडिया ला पाए, या कोई एकदम ऐसा कुछ नया आइडिया ला पाए जो इंडिया में एक नए इलॉन मस्क या बिल गेट्स जैसे एक इंसान को जन्म दे सके। तो कोडिंग हेल्प करेगी। और जो जीडीपी वाली बात है कि जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है जीडीपी से, वो शायद कोडिंग सिखाने के लिए हमें एक्सपर्टीज भी चाहिए, कोई अच्छे टीचर्स भी चाहिए। तो वो लाने के लिए ऑफ कोर्स पैसे भी लगेंगे, लोगों को ट्रेन करने के लिए पैसे भी लगेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है ही। हाँ, तो यार निकेश ने जैसा कि पूछा कि ऑन द ग्राउंड कितना पॉसिबल है इसे इम्प्लीमेंट करना, या फिर कोडिंग कितना बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरे हिसाब से यार कोडिंग कहीं ना कहीं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जिसमें कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, टीचर्स भी अवेलेबल हैं जो सिखाते हैं। जैसे मैं खुद 11th में मैंने आईपी लिया, तब मैंने कोडिंग सीखना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि हाँ यार इंटरेस्ट तो है मेरा। सो कहीं ना कहीं अगर मुझे 6th में अगर ये मुझे प्रोवाइड किया था और तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता, तो मे बी काफी कुछ अच्छा मैं सीख जाता कोडिंग में। तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। एंड एक चीज मुझे ऐसा लगता है, ऑल्दो इट्स लाइक अ फन फैक्ट, कि
बचपन में जैसे मैंने कई इंजीनियर्स देखे हैं, एक तो मेरा भाई है, तो ये मुझे कई कई बार बताता है कि कॉलेज में भले ही जो वो लेक्चर्स हैं रिगार्डिंग कोडिंग भले ही अटेंड ना करें, पर अपने कॉलेज का जो ईमेल जो मतलब क्या कहते हैं साइट है उसे हैक करने की कोशिश जरूर करते थे, ठीक है, पूरी कोशिश रहती थी उसे हैक करने की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोडिंग बच्चों के दिमाग में आता है, सबसे पहले आता है कि हैकिंग सीखेंगे ये बहुत बड़ा इशू है। तो बचपन में कोडिंग सीख जाएंगे तो हमारे देश में हैकिंग भी बहुत तगड़ी होगी, तो सीसीटीवी कैमरा से ऐसे भी बढ़िया बढ़िया तरीके से हैक हुआ करेंगे। देख हैकिंग तो भी ये जरूरी एक है, कहीं ना कहीं एथिकल हैकिंग भी Hacking भी बहुत जरूरी चीज है। हाँ, बस पॉइंट ये है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे एथिकल। तो आगे बढ़ते दैट्स व्हाट आई बात- थिंक अबाउट कोडिंग यार। हाँ एक और मैं बात बोलना चाहूंगा कि मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इस बार जो मतलब एजुकेशन पॉलिसी आई है, मतलब ई कोर्सेज काफी ई कोर्सेज आते थे ना, जैसे कि तू समझ ले एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, या फिर तू समझ ले किसी स्किल को सीखने के ऊपर, किसी भी चीज को लेके ई कोर्सेज आते थे, वो पहले इंग्लिश में आते थे, ठीक है, तू जितने भी मेजर कोर्सेज देखेगा। पर अब जो स्किल्स आ रहे हैं, अब जो कोर्सेज आएंगे, गवर्नमेंट ने बोला है कि वो नॉट जस्ट इन इंग्लिश बल्कि रीजनल लैंग्वेज में भी आएगा, जैसे हिंदी हो गया, तमिल हो गया, इन सब में भी आएगा। तो तुझे क्या लगता है कि मतलब समझे, मेरी मम्मी को जैसे इंग्लिश नहीं आती इतनी बढ़िया से, तो मेरी मम्मी के लिए मतलब मेरी मम्मी अगर कुछ सीखना चाहती है तो ये काफी हेल्प करेगी। सिद्धार्थ, पीयूष तुम्हें क्या लगता है? पीयूष तुझे क्या लगता है? तो पीयूष को पहले ओपिनियन देना चाहूंगा। यार ये पॉइंट तो काफी अच्छा है, शायद जब मैं सर्च कर रहा था तो कहीं ना कहीं मिस आउट कर गया। तो ये पॉइंट जो तूने मेंशन किया है बहुत ही अच्छा है। इसमें हम मतलब जो बच्चे उतने कंफर्टेबल नहीं है विद इंग्लिश या सीख रहे हैं, तो और अर्ली स्टेजेस में उन्हें कोई स्पेसिफिक अपनी रीजनल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो उनके लिए काफी इजीली वो कनेक्ट कर पाएंगे उस चीज से और सीख पाएंगे। तो वो जो कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है कि यार बच्चे के मन में एक रह जाता है ना कि यार यहाँ पे हर बच्चे को इंग्लिश आती है, मैं सवाल पूछूं कि ना पूछूं क्योंकि मुझे समझ आया कि नहीं आया। तो वो सारे थॉट्स बच्चों के दिमाग से हटेंगे और उन्हें क्लियरली चीजें समझ आने लगेंगी। तो मुझे लगता है कि यार ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छी लगी। इससे एक चीज ये है कि जैसे पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको जैसे तूने मेंशन किया कि इंग्लिश ढंग से नहीं आती है या फिर उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो वो अपने अगर रीजनल लैंग्वेज में कुछ आ रहा है तो वो अपने बच्चे को वो चीज अच्छे से समझा पाएंगे। अगर वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के समझ जाएंगे तो वो अपने बच्चे को आगे बहुत अच्छे से समझा पाएंगे उस चीज को। तो काफी अच्छी बात है तो एनईपी में। बढ़िया बढ़िया। सिद्धार्थ, तेरा क्या टेक है इस पे? मेरे ख्याल से जैसे पहले कोई भी एक चीज एक ही लैंग्वेज में अवेलेबल है तो हम उसे ऊपर चढ़ा के रख देते हैं कि भाई ये लैंग्वेज सब कुछ है, तुम्हें ये नहीं आती तो तुम मतलब लूजर टाइप हो। तो जैसे अब इससे क्या होगा कि अब ये नहीं होगा कि हाँ भाई तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम एक पागल हो या तुम यू आर नॉट गुड इनफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक हवा नहीं बना देंगे लोग। जो इंग्लिश के साथ एक एम्बेरसमेंट जुड़ी हुई थी कि भाई तुम्हें नहीं आती तो तुम बहुत एम्बेरस हो रहे हो, या लोगों के सामने तुम्हें शर्म आ रही है लोगों के सामने, या तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, वो नहीं होगा। कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई तुम हिंदी अच्छे से बोल पाते हो उस पर भी तुम गर्व कर पाओगे, मतलब हिंदी या तमिल जो भी लैंग्वेज है। तुम्हें यही नहीं है कि भाई मुझे इंग्लिश ही आनी चाहिए, खाली हिंदी तो सभी बोलते हैं, इससे क्या हो रहा है। तो भाई इंग्लिश भी वो लोग बोलते ही है, वो भी उनकी मदर टंग है। हाँ, तो मेरे ख्याल से जो इंग्लिश के साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है कि भाई तुम्हें इंग्लिश आती है तो ही तुम बहुत कूल हो या जो भी हो, वो हट जाएगा। कि भाई ऐसा नहीं है, इंग्लिश को कोई एकदम कोई पेडेस्टल पे नहीं रख देंगे कि इंग्लिश ही आनी चाहिए या हिंदी आने से तुम चूती हो। दोनों अच्छा है, फक भी कूल है, चूतिया भी कूल है। आगे बढ़ो। मम्मी देखती है स्नैप। मम्मी देखती है स्नैप। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक और पॉजिटिव बात मुझे लगी कि तुझे पता है जो कुछ बच्चे होते हैं जो देख नहीं पाते, अब उन्हें क्या रहा कि उन्हें साइन लैंग्वेज में बात करना पड़ता है, या फिर कुछ बच्चे होते हैं कि जो बोल नहीं पाते, उन्हें भी क्या साइन लैंग्वेज में बात करना पड़ता है। बेसिकली डिफरेंटली एबल्ड है ना। हाँ, नॉट डिफरेंटली एबल तो सबको कैटेगराइज कर रहा है। मतलब जो बच्चा शायद उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है वो भी शायद डिफरेंटली एबल कहलाएगा। हाँ, समझ रहे हैं। तो मैं साइन लैंग्वेज की बात कर रहा था, या मैं साइन लैंग्वेज पे आ रहा था कि अब हम मतलब पहले हम क्या करते थे, लाइक साइन लैंग्वेज होता था हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे होता था, या समझ ले कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था हमारे साइन लैंग्वेज का। अब गवर्नमेंट क्या करिए, इंडियन साइन लैंग्वेज डेवलप तो ही, अब उसे आगे लाने की कोशिश करिए। तू समझ रहा है? मतलब जो इंडिया के बच्चे हैं वो इंडियन साइन लैंग्वेज के थ्रू मतलब बात कर सके, तो इससे क्या कॉमन बेस एस्टैब्लिश हो जाएगा पूरे कंट्री में। अच्छा, समझ रहे? जो बच्चे मतलब तुम्हारा क्या टेक है इस, मतलब मुझे लगता है कि ये काफी फॉरवर्ड स्टेप है कॉमन बेस एस्टैब्लिश करने में इन बच्चों के बीच में, या मतलब
इन बच्चों से हमें जोड़ने में। ये बहुत सही चीज है। मतलब हम जो नॉर्मली क्या होता है, हम किसी को देख रहे हैं जिसको कोई तकलीफ है, मतलब पैदाइशी कोई तकलीफ है, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई देख नहीं पा रहा, तो हम थोड़े ऐसे सिंपैथी की भावना से देखते हैं। और अगर बचपन से हम मिलजुल के रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये सब हट जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है थोड़ा कम हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन एज इन जो भेदभाव होता है कि भाई वो अलग है तो हम उनको अलग नजरों से देखते हैं, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये काफी अच्छा स्टेप है। पीयूष नेक्स्ट पीयूष, तेरा क्या कहना है इस पे? यार ऑब्वियसली ये तो काफ़ी पॉजिटिव बात है कि जो बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो सुन नहीं पाते या देख नहीं पाते, उन्हें हमारे साथ मतलब जो बेसिकली ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, उनके साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जैसा सिद्धार्थ ने पॉइंट बिल्कुल रखा कि एक वो डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट कहीं ना कहीं रिमूव होगा। तो ऑब्वियसली सब कुछ तुम दोनों ने कवर कर लिया है, भोसड़ी वालों, मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें। कंटेंट। सो इस पे मैं इसे इलैबोरेट करना चाहूंगा कि बेसिकली इस प्रोग्राम को मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तुम अगर कॉलेज में हो, ये हायर एजुकेशन के लिए व्हेन तुम्हें ग्रेजुएशन या कुछ करना है, ठीक है। तो जो बच्चे कॉलेजेस में जाएंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉकिंग अबाउट बीटेक, कोई बीटेक करने जा रहा है, सो वो नेसेसरी नहीं है कि वो अगर जैसे अभी क्या होता है कि तुम स्क्रैप से शुरू कर रहे हो। अगर तुम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में तुम्हें लग रहा है कि तुम बीटेक कहीं ना कहीं तुम्हें छोड़ना चाहते हो या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं बन रहा है या तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर तुम ड्रॉप आउट करते हो, तो अगर तुम्हें कोई दूसरा कोर्स लेना है तो तुम्हें बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चीज मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम में हट जाएगी। अगर तुम 1 साल का कोर्स करते हो तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का करते हो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का करते हो तो बैचलर्स की डिग्री मिलेगी, एंड 4 साल का करते हो बेसिकली तो रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो कई यूएस या बेसिकली यूएस में भी यही सेम चीज फॉलो होती है। तो वहां पे क्या है कि कई बच्चे करते हैं जो बीटेक कर रहे हैं, वो 3rd ईयर में ही बीटेक की डिग्री लेके ड्रॉप आउट करते हैं एंड देन दे डू समथिंग इन दैट, ठीक है। जिनको बेसिकली रिसर्च वर्क करना है स्पेसिफिकली, वो फिर 4th ईयर तक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे भी कम होंगे 4th ईयर तक जाने के लिए, और बेसिकली एक टाइम स्पेंड मिलेगा बच्चों को। तो एक ये काफी अच्छा मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम में एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए फील्ड एक्सप्लोर करने की। तो और जितना वो पढ़ रहे हैं वो उनका क्रेडिट सिस्टम में काउंट होगा। तो क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से उनको उनका जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, तो इस वजह से लोगों के दिमाग में कई बार क्वेश्चन मतलब एक पॉइंट पढ़ने पड़ा था कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो शायद गवर्नमेंट ड्रॉप आउट्स को बढ़ावा देगी कि बच्चे ज्यादा ड्रॉप आउट करेंगे। तो आई थिंक जो ड्रॉप आउट कर रहा है वो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो ड्रॉप आउट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बच्चा इनफैक्ट खुल के बोल पाएगा या खुद का ड्रीम परस्यू कर पाएगा। मेरे ख्याल से उस एंगल से लोगों को उस चीज को लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि बच्चों को तो ड्रॉप आउट करने का बहाना मिल जाएगा। सो थिंक दैट वे। और ये तुम तो जानते हो ड्रॉप आउट्स कितने सक्सेसफुल होते हैं। एग्जैक्टली। ये बात मुझे कल फीस भरने से पहले पता होती तो मैं बीकॉम का डिप्लोमा होल्डर होता। पॉजिटिव्स तो हमने काफी सारे डिस्कस किए, पॉजिटिव्स हमने काफी सारे बात करी, डिस्कस किए काफी सारे पॉजिटिव्स के बारे में। कहीं ना कहीं लोगों के ऐसे ओपिनियंस भी हैं जो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव हैं, जो इसको अपोज करते हैं, कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्ट्स या ऐसे लोगों ने पुट अप करे हैं। तो निकेश, व्हाट्स योर से अबाउट दिस? तुझे पता ही है कोई भी पॉलिसी परफेक्ट नहीं होती क्योंकि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग मेंटलिटी के लोग रहते हैं, तो उनका भी ओपिनियन लेना जरूरी है कि किस लिए गलत है, ताकि हम उसको भी चेंज कर सके, उसको भी मतलब बेटर बना सके। प्रॉब्लम होगी उन बच्चों को जिनके माँ बाप शिफ्ट हो रहे हैं। जो बच्चा 3rd क्लास तक तमिल में पढ़ा है, 4th 5th उसको पंजाबी में पढ़नी पड़ रही है, एग्जैक्टली ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो फिर मतलब क्या करेगा? ये मैं खास करके मिलिट्री वाले बच्चों, तुझे पता ही है स्कूल में हमारे कॉलेज में कितने तो साल चेंज करते रहते हैं। वही क्या बोल रहे हैं? So, यही बेसिकली यही पॉइंट पुट अप करने वाला था मैं कि स्पेसिफिकली आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली या उनके बच्चे जो हर 2 साल या 3 साल में उनको स्टेट बदलना पड़ता है। सो अगर बच्चा फॉर एग्जांपल 3rd में है, 4th में है, और वो वहाँ पे वो फॉर एग्जांपल वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो वो महाराष्ट्र में
4th तक वो उसने मराठी सीखी है रीजनल लैंग्वेज, एंड देन उसको गुजरात मूव कर जाना पड़ता है बिकॉज आर्मी ऑफिसर का बेटा है, एनी रीजन बिकॉज ऑफ दैट उसे गुजरात मूव करना पड़ जाता है। तो वहां पे शायद रीजनल लैंग्वेज ऑब्वियसली मराठी ऑप्शन नहीं होगा, वहां पे गुजराती होगा, तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा वो स्पेसिफिकली 1 साल के लिए या 2 साल के लिए एडजस्ट करना। तो ये कहीं ना कहीं इस पे मुझे लगता है कि फिर से गवर्नमेंट को फोकस करके इस पे भी कुछ डिसीजन लेना चाहिए या रिफॉर्म लाना चाहिए अकॉर्डिंगली। सो लेट्स सी कैसे होता है। और नेक्स्ट मुझे नेगेटिव एक्सपेक्ट ये लगा कि लाइक देख मुझे लगा सच में ये मेरा पर्सनल भी, और ये काफी ज्यादा मैंने इसके बारे में रिसर्च भी किया था। लाइक एडुकेशन एक जो जिस स्टेट में पढ़ाई हो रही है या जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई हो रही है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो अथॉरिटी है वो ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई को समझ पाएगा, मेरा ऐसा मानना है, ना कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई बंदा समझ पाएगा। तू समझ रहा है? तो सेंट्रलाइज कंट्रोल, हाँ सेंट्रलाइज कंट्रोल कर दिया इस एडुकेशन पॉलिसी ने। तो स्टेट मतलब काफी स्टेट नाराज है कि हमसे ओपिनियन नहीं लेगी कि एडुकेशन को कैसे रिफॉर्म करे, या हमारा रोल को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया। तू समझ रहा है? तो ये मुझे तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों का क्या टेक है कि सेंट्रलाइज हो जाना चाहिए, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, या सेंटर और स्टेट के बीच में पार्टनरशिप रहनी चाहिए? मैं बोलूं? देख कंप्लीटली सेंट्रलाइज तो नहीं होना चाहिए, बट इंडिया का अगर सीन देखा जाए तो ये है कि स्टेट से अगर ओपिनियन ले तो काफी ज्यादा पॉलिटिक्स प्ले होंगी। मतलब कई लोग अच्छी चीजों को भी जबरदस्ती डिनाई करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स। जैसे मैं कोई किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, बट जैसे वेस्ट बंगाल की पार्टी अलग है, सेंट्रल पार्टी अलग है, तो वो लोग मानेंगे ही नहीं। एक वो यूनिफिकेशन एक यूनानिमस डिसीजन पे आ ही नहीं पाएंगे। एक जो मतलब जो दोनों को फेवरेबल हो उस डिसीजन पे आ ही नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसीलिए स्टेट से शायद ओपिनियन नहीं लिया गया। बाकी थोड़ा बहुत तो देख लेना ही चाहिए, बट हाँ सेंट्रलाइज शायद इसलिए ताकि कोई ट्वीक्स ना हो सके या कोई अपने फायदे के लिए इसको एक्सप्लॉइट ना कर सके, शायद इसलिए हुआ। और पॉलिटिक्स काफी, खास करके जब एजुकेशन पे आ जाए तब तो काफी ज्यादा ही मतलब बेकार कर देते उस चीज को। मैं सिद्धार्थ से पूछना चाहता हूँ कि तो मुझे लगता है कि पॉलिसी में जैसा कुछ लिखा है कि कोडिंग से लेके टीचर्स ट्रेनिंग तक, या फिर जो भी 3% से लेके 6% जीडीपी जाने, मुझे लगता है लाइक अगर तू स्वच्छ भारत को देख ले, अगर तू मेक इन इंडिया को देख ले, उस तरह से इम्प्लीमेंट हो, मतलब स्वच्छ भारत मेरा ऐसा मानना है कि उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया जिस तरह से हाई स्कूल से वो स्टार्ट हुआ था। या फिर तू मेक इन इंडिया, चल धीरे धीरे काम हो रहा है मेक इन इंडिया का, पर फिर भी मेक इन इंडिया बहुत स्लो रेट में जा रही है। तो तुझे क्या लगता है न्यू एनईपी भी शायद इस तरह फेल होती भी दिखेगी हमें? यार एनईपी का सीन, इम्प्लीमेंटेशन का सीन ये है कि हमारा जो कंट्री है, चाहे मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा कि बीजेपी या कांग्रेस गवर्नमेंट बेटर इम्प्लीमेंट करती है, मैं उस पर जा नहीं रहा। हमारा हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि हम बहुत जोर शोर से कुछ लाते हैं, पर वो उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट हमेशा ही नहीं हो पाता। तो और इस चीज में इतने सारे चेंजेस है और इतने बड़े बड़े चेंजेस है कि ये लाते लाते काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई एनईपी 2020 में आया और एकदम 2022 तक हमें मतलब फायदे दिखने लग जाएंगे कि चेंजेस हो गए पूरे। ये एक तो ये काफी लॉन्ग टर्म प्लान है तेरा कहना। ये पैंडेमिक के कारण और स्लो हो जाएगा कि मतलब चल ई लर्निंग तो वैसे ही बूस्ट हो रही है, अगर एनईपी आए ना आए वो तो वैसे ही होनी थी क्योंकि पैंडेमिक आ गया था। पर जैसे ये वोकेशनल ट्रेनिंग है कि हम बैकलेस डेज रखेंगे स्कूल में या इंटर्नशिप्स करा लेंगे, वो सब तो देख पैंडेमिक के कारण अब और डिले हो जाएगा। ठीक है, और जैसे तूने कहा कि जीडीपी अभी कम हो गई है तो 6% ऑब्वियसली वो भी अमाउंट तो कम हो ही जाएगा एक बार के लिए। तो 6% शायद इतना बड़ा अमाउंट ना हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एकदम ही डबल हो जाएगा। डबल तो नहीं होगा, खैर वो कम हो जाएगा क्योंकि जीडीपी भी फॉल हुई है पैंडेमिक के कारण। तो इम्प्लीमेंट होने में काफी टाइम लगेगा। सो बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो मैटर करता है कि ऑन ग्राउंड्स कैसे लोग उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वो एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है सबके लिए। तो अभी तो फिलहाल यार हम डिस्कस ही कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन
कैसा रहेगा कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बट यार जब ऑन ग्राउंड शुरू होगा तभी सब कुछ पता चलेगा। बिकॉज ये जैसा कि तुमने मेंशन किया 4 साल 5 साल 3 साल का मामला नहीं है, कम से कम 10 से 15 साल का मामला है। अगर कोई बाहर से कोई कॉलेज आके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने जाता तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कल बिल्डिंग बनानी शुरू करी 10 दिन में खड़ी हो गई। ऑब्वियसली उसे भी 2 साल 3 साल लगेंगे बिल्डिंग खड़ी करने में, देन कैसे वो मैनेज करेंगे वो मैटर करता है। सो यही है कि यार खुदाई भी देखने आएंगे। हाँ लोग, हाँ वो भी एक चीज है। तो होपफुली एनईपीसी को सोना हो, लोग इतने खाली ना रह जाएं कि फिर से खुदाई देख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रही है दिल्ली में, वो भी देख रहे हैं खड़े सर इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड कैसी होगी वो तो यार वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल तो हम बस डिस्कस कर सकते हैं कि ये अच्छी होगी या बुरी होगी, बट देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो इट्स आवर टेक ऑन इम्प्लीमेंटेशन। सो यस, सो ठीक है, जैसा कि निकेश ने मेंशन किया है, ये हमारे ओपिनियंस थे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज थे अबाउट एनईपी। तुम्हें कुछ हमारी बात कुछ पसंद आती है या तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कुछ अच्छा लगता है तो यार हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें कैसा लगा। और अगर तुम्हें लगता है कि हम सही थे तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दो और थोड़ी घंटी बजा दो। सो दैट्स व्हाट आवर टेक ऑन एनईपी 2020। और बस यार अब विदा लेंगे, और विदा लेने के लिए यार सिद्धार्थ भाई टिकटॉक वीडियो मिस कर रहा हूँ, तो विदा ना हम सब ऐसे करके लेंगे, ठीक है? कवर हो जाना चाहिए तो कैसे करके, ऐसे हाथ आएगा और भाई मैं भी कुछ बोल दूं, बहुत अनइम्पोर्टेंट फील कर रहा हूँ, मैंने कुछ बोला नहीं आज। अब बोल अपना पार्ट मैं तेरा काट दूंगा। बोल जल्दी बोल 3 2 1। तो ये हमारा टेक था एनईपी 2020 को लेके। तो होपफुली अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी हमारी सरकार, पहली बार कुछ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। और तुम जो बच्चे आ रहे हो सालों, मजे ले लेना इसके, और क्या, तुम्हारे बच्चों के और बेटर आ जाएगी, ठीक है? तो इसी साथ हम खत्म कर रहे हैं। चलो गाइस, थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर कोई यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब कर लेना यार, भूलना मत सब्सक्राइब, ठीक है? और कितना भीख मंगवाओगे यहाँ तक देख लिया तो कर देना सब्सक्राइब। यहाँ तक देखा है तुम सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा, सच्ची बता रहा हूँ। ये 40 मिनट तुम्हारे बहुत अच्छे जाएंगे। इतना टाइम बर्बाद किया, थोड़ा और नीचे टैप कर देना, मतलब हाँ वही तो। क्या मैं तुम्हें वादा करता हूँ 4000 जिस दिन हो जाएंगे हम भीख मांगना छोड़ देंगे। गाइस एक चीज बस, जब हम अब एंड कर रहे हैं पॉडकास्ट ना, तो ठीक है, तो हम लास्ट में ना बाय बोलते ही ऐसे करेंगे, ठीक है? तो 3 2 1 बाय गाइस। टिकटॉक मिस कर रहे हैं यार, बाय। चलो बाय बाय, बंद हो रही, बाय बाय।